हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो हर राज्य की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। इसी लैंग्वेज के कारण लोग एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी क्या होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ सके। इसी लैंग्वेज में वो कैलकुलेशंस करता है, रिजल्ट को शो कराता है। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर के विद्वानों ने कंप्यूटर पर एप्लीकेशंस को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जिन लैंग्वेज को केवल कंप्यूटर समझता है वह कौन सी लैंग्वेज होती है? लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तथा जिन लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर अपने सिग्नल्स को मशीनी सिग्नल्स में चेंज करने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करता। उसे क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। जिस प्रकार अपनी अपनी भाषा, जैसे जिस प्रकार इंसान अपनी अपनी भाषा में बात कर सकता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या करता है? केवल एक ही भाषा को समझ सकता है। ये हर चीज को केवल 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है, जिसे क्या बोलते हैं? हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामर को मशीन लैंग्वेज में समझाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए कुछ ऐसी लैंग्वेज बनाई गई जिसमें अधिकतर गणित या इंग्लिश के शब्दों का यूज़ होता हो, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज होती हैं, जिन्हें हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब मशीनी लैंग्वेज क्या होती है? जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें केवल 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर को संकेत दिए जाते हैं, जिनके द्वारा ये कोड कौन से होते हैं? हमारे बाइनरी कोड होते हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर इनको समझ सकता है। मशीन भाषा प्रोग्राम का रखरखाव बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें एरर की संभावना कैसी होती है? अधिक होती है। इसलिए एक कंप्यूटर कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। सेकंड है हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? इसमें जो निर्देश या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंग्लिश के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि NOV, AD, ADD, SUB सब, है ना, ADD ऐड आदि। इन्हें हम क्या बोलते हैं? निमोनिक कोड बोलते हैं। मशीनी लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को समझना सरल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सब जानते हैं, और यह सिर्फ बाइनरी कोड को समझ सकता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करे या ट्रांसलेट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? असेंबलर बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें इंग्लिश के कोड, जैसे कि कोड लिखना सरल होता है। ठीक, जैसे क्या होता है? जैसे C++, जावा आदि। जब भी कोई कोड कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है तो वह बाद में कंप्यूटर को समझाने में के लिए मशीनी लैंग्वेज में उसे क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। इसे 2 जनरेशन्स में बांटा गया है, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन क्या होती है? थर्ड जनरेशन मतलब होता है कि इसमें जो पहले लैंग्वेज थी वो प्रोग्रामरों और मशीनी तथा असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने से आज़ाद किया था। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो मशीनों पर आश्रित नहीं है, ठीक है, नहीं थी। इसलिए प्रोग्राम को लिखने के लिए मशीनों के आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें कंपाइलर व इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता था। इसके लिए हम फॉर्ट्रन,
बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++ आदि लैंग्वेज आती हैं। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में से उपयोग करने में क्या था, बहुत ही इजी था। इसमें फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज विजुअल वातावरण होता था, जब थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में टेक्सचुअल वातावरण होता था। तो टेक्सचुअल वातावरण में प्रोग्राम सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए इंग्लिश के शब्दों का यूज़ किया जाता था। ठीक, इसमें क्या होता था, प्रोग्रामर बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स आदि आइटम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए टूल बार का यूज़ करते थे। इसकी विशेषता थी, इसमें आइडियल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता था, जिसमें एप्लीकेशंस, कंपाइलर तथा रन टाइम को सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एवं जावा स्टूडियो इसके उदाहरण है, किसके, फोर्थ जनरेशन के। इसके लाभ क्या है, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज को सीखना बहुत ही सरल है तथा इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना बहुत ही आसान होता है। सेकंड है, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में टेक्सचुअल इंटरफेस के साथ साथ ग्राफिक इंटरफेस भी होता है। प्रोग्रामर के लिए फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में विकल्प उपलब्ध रहते थे, क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी बड़ी होती थी। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कम स्थान लेती है, क्योंकि इस जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है उनकी पंक्ति पूर्व पीढ़ियों की, मतलब जनरेशन्स की भाषाओं को की कई पंक्तियों के समान ही होती है। नेक्स्ट है, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज की उपलब्धता कैसी होती है, काफ़ी कठिन होती है। इसकी हानि भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है इसमें। फर्स्ट है इसका, फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो उच्च कॉन्फ़िगरेशंस के कंप्यूटर पर संचालित हो सकती है। नेक्स्ट, इस जनरेशन्स की लैंग्वेज के लिए विशेषज्ञता की कमी आवश्यकता कम होती है। इसका अर्थ है कि इसमें प्रोग्रामिंग आसानी से होने के कारण नो सीखे भी सॉफ्टवेयर विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं। इस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बड़ी बड़ी श्रृंखला होती है, जिससे यह निर्णय ले पाना कठिन हो जाता है कि किसी विशेष या किसी प्रयोग में इसका यूज़ किया जाए या इसे छोड़ दिया जाए। इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर पर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक और पेन, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों, क्योंकि इनकी हेल्प से हम केवल वही कार्य कर सकते हैं जिस कार्य के लिए इनको बनाया गया है। आगे देखिए, जैसे MS वर्ड एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया गया था। MS वर्ड में हम लेटर टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, मेल मर्ज आदि कार्यों को कर सकते हैं। इसे हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके फीचर्स हैं पेज फॉर्मेटिंग, इसमें हम पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, स्पेलिंग ग्रामर को चेक कर सकते हैं, फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, पेज नंबरिंग डाल सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं, मेल मर्ज मतलब एक लेटर को एक से अधिक लोगों तक पोस्ट कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऑटो टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है यदि कोई वर्ड्स आपको ढूंढना है तो उसके लिए फाइंड का यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे यदि कोई दूसरा वर्ड लिखना तो उसके लिए रिप्लेस का यूज़ करते हैं। किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको स्टाइल दे सकते हैं। इसके बाद मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो का यूज़ रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है। यदि कोई टेक्स्ट की ज़रूरत हमें बार बार पड़ रही है तो हम मैक्रो के द्वारा उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है MS एक्सेल। MS एक्सेल भी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस पर डाटा की प्रोसेसिंग का कार्य कर सकते हैं। इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में 9 मेन्यू होते हैं। विभिन्न प्रकार के टूल बार होते हैं, इन टूल बार की सहायता से हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसमें
क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है, सेल बनती है। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिन्हें हम सेल एड्रेस कहते हैं। यह एड्रेस कॉलम और रो के नाम से भी जाने जाती है, जैसे कि A1 BB1 10, मतलब A नंबर की आपकी कॉलम रहेगी और 1 नंबर का आपकी रो रहेगी। ऐसी डबल B मतलब BB नाम का कॉलम रहेगा और 10 नंबर आपकी रो की रहेगी। इस वर्कशीट में 65,536 रो होती है तथा 256 कॉलम होते हैं। ये देखिए, ये आपको एक्सेल की शीट दिख रही है। यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार है, नीचे मेनू बार होता है, ये शीट है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 शीट आती हैं, तो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा आता है। रो जो होती हैं वो हमारी न्यूमेरिकल होती हैं, कॉलम जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं। यहाँ पे यदि क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे जो हमारी सेल है वो सेलेक्ट है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, A1 मतलब ये सेल का एड्रेस होता है। अब वर्कबुक क्या होती है, यह एक्सेल की फाइल होती है जिसके अंदर कई वर्कशीट होती हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट तो होती ही है उसके अंदर, उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं और उसका रीनेम कर सकते हैं, कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। ये सब काम में करते हैं हम वर्कबुक में। वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट वर्कबुक के पेज की तरह होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। प्रत्येक कॉलम का एक नाम होता है, जैसे कि SS जो कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और जो कॉलम होते हैं आपके जो आपकी रो होती हैं वो न्यूमेरिकल होती हैं। अब सेल क्या होती है, सेल रो और कॉलम से मिलकर बनती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। सेल में डाटा को लिखा जाता है, एक सेल में 255 लेटर हम लिख सकते हैं। कॉलम एवं रो के नाम को मिलाकर सेल बनता है, यह सेल का एड्रेस होता है, जिसे 2 एड्रेस मिलकर सेल रेंज एड्रेस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज़ प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, स्लाइड्स, हैंडआउट सभी प्रकार के प्रेजेंटेशंस का मटेरियल तैयार करके किया जाता है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को हम कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की हेल्प से भी चला सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, MS ऑफिस और MS पावर पॉइंट। नया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं आप तो उसके लिए निम्न स्टेप का यूज़ करेंगे। फाइल मेनू पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रेजेंटेशन नाम की जो विंडो आती है उस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे सामने न्यू प्रेजेंटेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप साउंड, पिक्चर, मूवी, टेक्स्ट आदि को इंसर्ट कर सकते हैं। इनमें आप अलग इफेक्ट डाल सकते हैं, ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड्स भी हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए स्लाइड शो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है और या प्रेजेंटेशन जब सेव किया जाता है तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम .ppt होता है। यदि आपको नया पेज वापस चाहिए तो आप Ctrl+N की यूज़ करके भी नया पेज लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेस। MS एक्सेस में क्या करते हैं, MS एक्सेस एक बहुत ही शक्तिशाली प्लेटफॉर्म होता है। MS एक्सेस में MS एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंपनी, संस्था आदि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं तथा बाद में किसी भी विशिष्ट या स्पेशल इंफॉर्मेशन को उस संस्था से संबंधित हो उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्न ऑब्जेक्ट आते हैं, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो, पेज और मॉड्यूल। ये सब क्या होते हैं, MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। हम इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरी बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट, मॉड्यूल्स, पेज और मैक्रो, इनका यूज़ हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग कर डिजिटल डाटा को व्यवस्थित करने का मतलब होता है मैनिपुलेट करने, उसको एडिट करने, अपडेट करने, शेयर करने
या पुराने डाटा को डिलीट करने का कार्य करता है। डाटाबेस सिस्टम कंप्यूटर का यूज़ उसके तथ्यों के आधार पर एक स्थान पर स्टोर करने के लिए यूज़र को अनेक तरह से उसको उपयोग कर सकते हैं और उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग इंफॉर्मेशंस को अलग अलग तरीके से शेयर कर सकता है और उसको उपलब्ध कराता है। ये देखिए, ये शीट जो दिख रही है वो आपको किस चीज़ की है, वो MS एक्सेस की। इसमें यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद नया पेज लेकर आ सकते हैं। यहाँ होम से आप नया पेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एक्सेल की शीट जैसे ही दिखती है, पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसमें रो और कॉलम ही होते हैं, जो डाटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट में ही शो होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।